हेलो दोस्तों, मैं गणेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल आर के साइंस कोचिंग में। तो दोस्तों, श्वसन में मेरा 2 वीडियो लेक्चर हो चुका है। अगर आप वो दोनों वीडियो लेक्चर नहीं सुन पाए हैं, नहीं देख पाए हैं, तो पहले आप वो दोनों वीडियो लेक्चर को आप देखिए। इसके बाद अगर इसको देखते हैं तो बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, कौन सा सिस्टम है जिसके द्वारा जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम देखे थे कि पादपों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, कौन ऐसी विधि है या फिर कौन ऐसा भाग है जो गैसों का आदान प्रदान करवाता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जंतुओं में किस तरह से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों, जंतु 2 तरह के हो सकते हैं। एक ऐसा जंतु जो बहुत ही सिंपल हो, बहुत ही साधारण हो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स उसकी बनावट नहीं हो, उसकी शरीर बहुत छोटा हो, यानी कह सकते हैं वो एक कोशिकीय हो, बहुत ही सरल होता है, कुछ ज़्यादा अंग भी नहीं पाए जाते हैं, एक ही कोशिका पाए जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ एक कोशिकीय जीव हो जाते हैं और कुछ बहुकोशिकीय जीव हो जाते हैं जिसमें जो है शारीरिक संरचना बहुत जटिल होती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बहुत जटिल है दोस्तों, हाथ है, पैर है, बॉडी कैविटी के अंदर इतने सारे ऑर्गेन हैं, लीवर है, किडनी है, लंग्स है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारी ऑर्गेन है, तो हम लोग जटिल हो गए। ठीक है, हमारे जैसे जैसे और भी बड़े बड़े जानवर सब उपस्थित है पृथ्वी पर। बड़ा आश्चर्य लगता है इन सबको देख के कि कैसे इनमें सारी क्रियाएं संपन्न होती है। तो साइंस ने सब कुछ खोखोर के रख दिया है, सब के बारे में जो है आपको जानने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि जंतुओं में कैसे श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। तो यदि जंतु सरल है, सिंपल है, तो उसमें किस तरह से श्वसन गैसों का आदान प्रदान होगा, है कि नहीं। तो श्वसन गैसों का आदान प्रदान सिंपल जंतुओं में एक क्रिया होता है, विसरण की क्रिया द्वारा हो जाता है। अब एक बात बताइए कि सिंपल जंतु वही है जिसमें ज़्यादा अंग नहीं है, ज़्यादा कोशिकाएं नहीं है। जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम की बात कर लीजिए। अमीबा एक ऐसी कोशिका होती है या ऐसा जीव है जिसमें बस एक ही कोशिका होता है। इसमें सेल ऑर्गेनेल्स की भी कमी होती है, लेकिन इसका आकार फिक्स नहीं रहता है, ये अपना आकार चेंज करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, पोषण में मैंने बताया था कि क्यों अमीबा लगातार अपना आकार चेंज करता है, क्योंकि उसे क्या करना होता है, पोषण करना होता है। तो पोषण करने के लिए ये अपने सेल मेम्ब्रेन को आगे बढ़ाता है, जिसे हम कुटपाद कहते हैं, है कि नहीं। तो कुटपाद ऐसे बढ़ाता है, अपने भोजन को कैप्चर करके इसके अंदर फंसा लेता है ऐसे, और भोजन आगे बढ़ के भोजन रसधानी का निर्माण करती है और पाचन की सारी क्रियाएं हो जाती है, अवशोषण भी हो जाता है। और जो भी अवशिष्ट पदार्थ बना वो इसी कोशिका झिल्ली के कहीं एक छिद्र बन जाएगा और वो एक्सक्रेशन कर देगा, उस पदार्थ का जो है बाहर निकाल देगा, उत्सर्जन कर देगा। तो श्वसन भी ऐसा ही होता है। श्वसन के लिए भी इसमें कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये अपने बाह्य सतह से, शरीर के बाह्य सतह से, ये जो एक कोशिका ही है, तो ये कोशिका झिल्ली हो गया, तो अपने झिल्ली की सहायता से कहीं भी इसका छेद नहीं होता है। लेकिन ये जिस द्रव्य में रहते हैं या जिस वातावरण में रहते हैं, उस वातावरण में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन और इसके शरीर में ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन में भिन्नता के कारण ऑक्सीजन खुद ब खुद इनकी कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब देखिए, हमारे वातावरण में 21% ऑक्सीजन है कि नहीं, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। तो देखिए कि कंसंट्रेशन इसका हाई है, जिस वातावरण में ये रह रहा है ऑक्सीजन की मात्रा हाई है, कंसंट्रेशन हाई है, और कोशिका इतनी छोटी है और इसमें सारी क्रियाएं हो रही है, तो ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा होगा, ऑक्सीकरण हो रहा होगा, तो ऑक्सीजन तो खपत हो रही है लगातार।
तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो रहा है कि नहीं। तो इसके कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन खुद ब खुद इसमें प्रवेश कर जाती है। यही होता है कि उच्च सांद्रता से पदार्थ निम्न सांद्रता की ओर प्रवेश कर जाता है और पदार्थों का विनिमय होता है, वही विसरण क्रिया है। देखिए मैंने यहाँ डिफिनीशन भी लिख दिया है विसरण का। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ का विनिमय होना ही विसरण कहलाता है। अब देखिए इधर गया, ऑक्सीजन का उपयोग हुआ, जैसे जैसे ऑक्सीजन का उपयोग हुआ यानी इसके अंदर ऑक्सीकरण हो रहा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो रहा होगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इधर बढ़ती जा रही है और इधर कम है, यानी कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक होता जा रहा है और यही अधिक होने के कारण वो खुद ब खुद बाहर निकल जाता है, यानी यही क्रियाएं दोहराती रहती है अमीबा के शरीर में। तो इसमें कोई विशेष श्वसनांग नहीं होते, एक कोश के जीव में कहीं विशेष श्वसनांग नहीं होते। क्या इसमें कहीं नाक है, छिद्र है, श्वसन छिद्र है? नहीं है, कहीं से भी इसका श्वसन छिद्र बन जाएगा क्योंकि कहीं से भी ऑक्सीजन इसके बॉडी के अंदर जा सकता है कि नहीं। अब पैरामीशियम को ले लीजिए। पैरामीशियम एक चप्पल की आकृति का जीव होता है, ठीक है, परजीवी है। मतलब इस जीव को आप देखिए, इसके कोशिका झिल्ली पर सीलिया या फ्लैजिला लगे होते हैं, सीलिया लगे होते हैं, ठीक है, फ्लैजिला नहीं, सीलिया लगे होते हैं पैरामीशियम पे, जो कि इसके शरीर को गति प्रदान करते हैं और भोजन तक पहुंचाते हैं। इसके अंदर भी 2 केंद्रक पाए जाते हैं। अब इनको भोजन निगलने के लिए तो साइटोस्टोम पाए जाते हैं, लेकिन सांस लेने के लिए अंग नहीं पाए जाते। ये भी अपने सेल मेम्ब्रेन के किसी भी हिस्सा से श्वसन कर लेता है। मतलब कह सकते हैं कि इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही श्वसन अंग की तरह कार्य कर रहा है। विसरण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो रहा है। तो इस तरह से एक कोश के जीवों में श्वसन क्रिया होता है, गैसों का आदान प्रदान। अब देखिए आप लोग कि एक कोश के जीव थे तब विसरण की क्रिया द्वारा सिंपली जो है इसमें श्वसन की क्रिया हो जाती थी, ठीक है, श्वसन गैसों का आदान प्रदान हो जाता था, विनिमय कर लेते थे गैसों का। लेकिन यदि ये बहुकोशिकीय हो तो बहुकोशिकीय जीव भी बहुत ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो बहुकोशिकीय जीव को या फिर जीव को ही कई सारे संघ में बांटे गए हैं, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, अर्थोपोडा, एनिमिलिया, मोलस्का, रेप्टिलिया, पक्षी, स्तनधारी, ठीक है, उभयचर। तो इस तरह के कई सारे जीव होते हैं, चौपाया जानवर सब, ठीक है, रेंगने वाले जंतु, रेप्टिलिया। तो ये सभी जंतुएं हैं, ठीक है। तो इन सभी में कैसे हो रहा है? क्या इसमें भी विसरण की क्रिया द्वारा बॉडी के कहीं से भी श्वसन गैसों का अंदर बाहर होता है, एक्सचेंज होता है गैस? नहीं, इसमें श्वसनांग पाए जाते हैं, ठीक है, श्वसनांग पाए जाते हैं। तो अलग अलग जीवों के संघ में अलग अलग प्रकार के श्वसनांग पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के श्वसनांग पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं और वही रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू जो है वो श्वसन करते हैं, श्वसन गैसों का आदान प्रदान करते हैं। श्वसन गैस बोले तो CO2 और ऑक्सीजन, इन गैसों का विनिमय होता रहता है शरीर में और वातावरण के बीच में। अब देखिए कि ऐसा कौन कौन सा अंग है जो श्वसनांग की तरह कार्य करता है। तो कुछ जीव में श्वास नली या ट्रैकिया होती है, कुछ जीव में गिल्स होते हैं, कुछ जीव में नम त्वचा के द्वारा हो जाता है और कुछ जीव में फेफड़ों के द्वारा होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि श्वास नली या ट्रैकिया किस में होता है। तो आप ये सभी जो श्वसन अंग देख रहे हैं ना, उस श्वसन अंग में भी अंदरूनी विसरण की क्रिया होती है। उत्तक और श्वसनांगों के बीच या फिर रक्त वाहिनी और श्वसनांगों के बीच विसरण की क्रिया होती है। जब हम अलग अलग जीव की बारे में पढ़ेंगे तो वह आपको बताएंगे कि किस तरह से वहाँ विसरण की क्रिया हो रही है। अब देखिए श्वसनांग या ट्रैकिया, श्वास नली या ट्रैकिया किस में पाए जाते हैं। तो श्वास नली या ट्रैकिया
किस में पाए जाते हैं? तो श्वास नली या ट्रैकिया द्वारा श्वसन कीट जैसे संघ अर्थोपोडा के जंतुओं, मकड़ा, तितली, ग्रासहोपर, बिच्छू, चिट्टी इत्यादि में होता है। तो दोस्तों जो अर्थोपोडा ग्रुप के जंतु होते हैं उन सभी में ट्रैकिया द्वारा श्वसन होता है। दोस्तों आपको ये फिगर दिख रहा होगा, दिख रहा है आप लोगों को, सभी को दिख रहा है ना? तो ये क्या है? श्वसनांग इसमें पाए जाते हैं ट्रैकिया। ये जो आपको इस तरह से जाल जैसी संरचना दिख रही है, तो इसमें ना पतले पतले बैलून टाइप की संरचनाएं इस तरह से समांतर फैली रहती है और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी होती है। ठीक है, मैंने यहाँ बनाया है, शायद आपको दिख रहा होगा। और इन्हीं श्वसनांग के ऊपर में एक छिद्र पाया जाता है जिसे हम श्वसन रंध्र कहते हैं, स्प्रिकल्स कहते हैं, श्वसन रंध्र कहते हैं। ये श्वसन रंध्र के थ्रू ही क्या होता है? ऑक्सीजन इस श्वसन रंध्र से होकर इस ट्रैकिया के अंदर जाता है और ट्रैकिया का सीधा संपर्क उत्तक की कोशिकाओं से होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है श्वसन रंध्र के द्वारा ट्रैकिया में गया, ट्रैकिया से सीधे उत्तक में चला गया। यहाँ परिवहन जो हो रहा है ना वो एकदम ओपन टाइप है, क्लोज नहीं है, एकदम सीधा। ऑक्सीजन का कहाँ जा रहा है? ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है? सीधा उत्तक में जा रहा है, उत्तक की कोशिकाओं के पास जा रहा है, वहीं पर उसका ऑक्सीकरण होगा। तो ये एकदम इस टाइप की जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है ना, तो उसे हम कहते हैं ओपन टाइप, खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो आपको ये फिगर दिख रहा होगा, ये मैंने ग्रासहोपर का फिगर बनाया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें ट्रैकिया फैली होती है और उसके सतह पर, बॉडी की सरफेस पर श्वसन रंध्र स्प्रिकल्स पाए जाते हैं। श्वसन रंध्र और स्प्रिकल्स पाए जाते हैं। इससे ऑक्सीजन इंटर करता है और ट्रैकिया में जाता है और ट्रैकिया का सीधा संपर्क उत्तक की कोशिकाओं से होता है और वहाँ पर श्वसन गैस का विनिमय होता है और वहाँ से CO2 फिर रिटर्न ट्रैकिया में आता है, ट्रैकिया से होकर श्वसन रंध्र में चला जाता है। इसको नाक की जरूरत है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे होता है अर्थोपोडा जंतुओं के अंदर श्वसन। लेकिन कुछ अपवाद भी है दोस्तों, सभी अर्थोपोडा ऐसा ही नहीं करते। कुछ अर्थोपोडा जंतु जल के अंदर भी होते हैं, चाहे वो समुद्री जल हो, चाहे नदी नाले तालाब का जल हो, फ्रेश वाटर हो, चाहे मैरीन वाटर हो, सभी में जो है अर्थोपोडा के कुछ न कुछ जंतु पाए जाते हैं। जैसे कि झींगा की बात कर लेते हैं, तो झींगा में गिल्स पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप इसकी बात कर ले एक बार। नम त्वचा किस में पाई जाती है? मॉइस्ट स्किन। तो जैसे आप देखे होंगे अर्थवर्म, तो अर्थवर्म का जो बाहरी सरफेस होता है, इसकी जो त्वचा होती है ना, बहुत ही चिपचिपा लसलसा होता है। ठीक है, तो ये अपने त्वचा से ही शोषण कर लेते। मेढक की बात कर लेते हैं। मेढक एक उभयचर है जो कि जल में भी रह सकता है, स्थल पर भी रह सकता है। तो जब वो जल के भीतर रहता है तो जल में घुले हुए ऑक्सीजन का उपयोग करता है दोस्तों, और वही घुले हुए ऑक्सीजन अपनी त्वचा से बॉडी के अंदर लेता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो निर्माण होता है उसे वो ही पानी में ही छोड़ देता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस क्रिया विधि भी लिखा है, ट्रैकिया द्वारा शोषण होने की क्रिया विधि क्या है। एक बार मैं पढ़ के आपको सुना दूं। क्रिया विधि: कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन जैसा लौह युक्त पिगमेंट नहीं पाया जाता है, जिससे ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता होती है। इसीलिए इनके द्वारा शरीर के सतह पर श्वसन रंध्र पाया जाता है, जिसका सीधा संपर्क उत्तकों से होता है। श्वसन रंध्र से CO2 उत्तक तक तथा श्वसन रंध्र से ऑक्सीजन उत्तक तक और उत्तक से CO2 श्वसन रंध्र के द्वारा शरीर के बाहर निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अर्थोपोडा ग्रुप के जंतुओं में खून नहीं पाए जाते हैं, RBC नहीं पाए जाते हैं, RBC रेड ब्लड सेल नहीं पाए जाते हैं, या फिर पाए भी जाते हैं तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का जो पिगमेंट है हम लोगों के अंदर रक्त में जो लाल रंग का होता है वो इसमें नहीं है। हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त
पिगमेंट है, ठीक है, वही ऑक्सीजन से जुड़ सकता है। बाकी कोई ऐसा पिगमेंट नहीं है जो शरीर के अंदर ऑक्सीजन को जोड़ सके अपने साथ और उसको शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ऑक्सीजन को पहुंचा सके। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को। तो ये जो आरबीसी नहीं होने के कारण इसमें ट्रैकिया पाया जाता है और ट्रैकिया के ऊपर बॉडी सरफेस पर सतह पर श्वास रंध्र या स्प्रिकल्स पाए जाते हैं, जिसका सीधा संपर्क ट्रैकिया से होता है और ट्रैकिया का सीधा संपर्क उत्तक से होता है और यही उत्तक में ये ऑक्सीजन पहुंचते हैं, वहां पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण को अपचयन भी कहते हैं, सॉरी अपचयन नहीं, उपचयन। अपचयन एक अलग प्रोसेस है, केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अपचयन अलग है और उपचयन उपचयन और ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ये दोनों जो है एक जैसी प्रोसेस, इसी का नाम हिंदी में अगर कहें तो ऑक्सीकरण या फिर उपचयन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कीटों में ट्रैकिया द्वारा श्वसन होता है और कुछ एम्फीबियंस जो है आर्थ्रोपोडा जो है अपने नम त्वचा से और ट्रैकिया से या फिर लंग से भी, अब मेढक की बात कर लीजिए, मेढक में फेफड़ा भी होता है और जब वो पानी में रहती हैं तो किसका प्रयोग करता है, अपनी मॉइस्ट स्किन का। जब वो स्थल पे रहेगी तो फेफड़े का उपयोग करेगी। ठीक है, तो अब फेफड़ा किस किस में पाया जाता है इस पर हम आएंगे, लेकिन पहले हम गिल्स पर लेते हैं। गिल्स कौन कौन से जंतुओं में श्वसन गैसों का आदान प्रदान करने का श्वसनांग है। ठीक है दोस्तों, बने रहिए, आप वीडियो को भगाइए मत। तो अब देखिए गिल्स किस में पाए जाते हैं। तो गिल्स पहले समझ लीजिए क्या है। तो गिल्स एक विशेष प्रकार का श्वसनांग है जो जलीय जंतुओं और कुछ आर्थ्रोपोडा ग्रुप के भी जंतु जल में रहते हैं, तो वो भी अभी यहाँ याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि झींगा हो गया, प्रॉन हो गया, और भी मोलस्का के जंतु होते हैं जैसे डोका, घोंघी, सीप, ये सभी, तो वो सभी भी गिल्स के द्वारा ही, गिल फेरिंग्स भी होते हैं, उसमें गिल पौंछ ज़्यादा होते हैं, बहुत महीन होते हैं। ठीक है, तो वो भी इसमें हेल्प करते हैं। तो आप यहाँ गिल्स को समझिए, गिल्स क्या है। तो गिल्स एक विशेष प्रकार का श्वसनांग है। ठीक है, तो गिल एक विशेष प्रकार का श्वसनांग है जो जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। जल में घुले ऑक्सीजन H2O ये जल है, तो यही जल में जो ऑक्सीजन है O है, उसी ऑक्सीजन का उपयोग ये श्वसन गैसों के रूप में करते हैं। ठीक है, श्वसन के लिए जलीय आर्थ्रोपोडा और मोलस्का तथा छोटी बड़ी मछलियां गिल्स का ही उपयोग करती है, उनमें गिल्स ही पाए जाते हैं। तो चलिए अब मछली में कैसे श्वसन होता है वो समझ लेते हैं। तो मछली में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। तो गिल्स की पहली बनावट समझिए। गिल्स मछलियों के दोनों साइड, इस गलफड़े में भी और इस गलफड़े में भी होता है, यानी दो जोड़े गिल पाए जाते हैं। अब गिल में भी कई सारे गिलकोष्ठ पाए जाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा गिलकोष्ठ हुआ। ठीक है, तो अब एक साइड बहुत सारे गिलकोष्ठ, 3 से 4 से 6 भी गिलकोष्ठ हो सकते हैं। और इसी तरह इस साइड भी, पीछे की तरफ भी इसी तरह की गिलकोष्ठ पाई जाती है। और प्रत्येक गिलकोष्ठ में, जिसे मैं गाढ़ा कर रहा हूँ उससे देखिए, ये इसे कहते हैं गिल पटलिकाएं। और प्रत्येक गिल पटलिकाएं में कई रक्त केशिकाएं होती हैं। ठीक है, ये रक्त केशिकाएं क्या करती है, जब मछली अपने मुख द्वारा पानी को प्रवेश कराती है तो यहाँ पर होता है मछली का ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी जो है मछली का, वो आगे बढ़ते हैं और आगे फेरिंग्स में खुलती है, उसके बीच में ही इसका गिल्स का छिद्र होता है। तो पानी इस गिल्स की ओर बढ़ते हैं और पानी में भी पानी जब इधर बढ़ते हैं तो इस साइड खुलने वाला पट होता है, आप देखे होंगे इसे खुलता और बंद होता है, एक पट होता है। ठीक है, तो इधर आता है और ये जल फिर गिल्स पटलिकाओं में जाती है और गिल पटलिकाएं भींग जाती है और यहीं पर जल में घुले हुए ऑक्सीजन गिल पटलिका में पाए जाने वाले रक्त केशिकाओं में विसरित हो जाती है ऑक्सीजन। और जो भी गिल पटलिकाओं में CO2 पहले से है
वो CO2 उस जल में आ जाता है और फिर ये अपने ढक्कन को खोल लेती हैं और ये जितना भी CO2 है उसको बाहर कर देता है। अब ये ऑक्सीजन इसकी रक्त केशिकाओं में चला गया और ये रक्त केशिका जो है रक्त को आगे बढ़ाएगी और उस रक्त में CO2 भी है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। मतलब ब्लड में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगी और वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, वहां पर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, फिर रक्त केशिकाओं द्वारा गिल्स पटलिका तक आएगी और गिल्स पटलिका के पास ये पट जब खुलेगा तो फिर CO2 निकल जाएगा। यही क्रियाएं होती रहती है। आप यहाँ एक नासिका वेश्म देखे होइएगा, नासिका छिद्र जो यहाँ नासिका वेश्म का निर्माण करता है। तो ये एक चैनल देता है ताकि ये वस्तु आसपास की जो है शिकार ये ढूंढ सके, उसका सुगंध सूंघ सके, ठीक है, खाना ढूंढ सके, ठीक। और इसके ऊपर ही गिल्स के बगल में ऊपर में आँख होता है, ठीक है। तो मछलियों में श्वसन कैसे होता है आपने समझ लिया। और आज का टॉपिक था हमारा जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप सभी को समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि अभी तक नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों तक भी हमारे चैनल का जो भी कोशिश किया जा रहा है आपको समझाने का, कुछ हेल्प करने का, तो वो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ठीक है। और फिर मिलेंगे, श्वसन चैप्टर हमारा लगातार चलेगा। तो और भी जैसे नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, मानव में श्वसन। तो मानव में श्वसन कैसे होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है। और फेफड़ों में और भी जंतु था जो कि मैंने बताया कि ये सभी हम आगे पढ़ेंगे। तो मुख्य है यहाँ पर मानव में श्वसन। तो मानव में श्वसन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आप हमारे वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल पे पढ़ते रहिए, ठीक है दोस्त। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद, बाय।